नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को पुलिस ने बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी के मामले में दो अन्य आरोपियों आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, पर इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसके चलते जेल में आनंद गिरी को जान को खतरा बताया जा रहा है। आनंद गिरी के वकील की हत्या बताई जा रही है और वहीं जेल में और जेल से अदालत में पेश करने के दौरान आनंद गिरी पर हमला हो सकता और इस संबंध में कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दी गई है और साथ ही आनंद गिरी की जेल में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाने की मांग की गई है। और वकील ने दावा किया है कि अदालत में पेशी के दौरान आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई और वहीं एप्लीकेशन के जरिए अदालत से गुहार लगाई गई है कि नैनी जेल अधिकारी आनंद गिरी को जेल में विशेष सुरक्षा दे, साथ ही प्रयागराज पुलिस पेशी के दौरान सुरक्षा भी दे। और वहीं संदीप तिवारी को बुधवार की शाम गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी का समय और स्थान बताने से इनकार किया है। और वहीं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और देश भर की नजरें इस विधानसभा सीट पर लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस सीट से चुनाव मैदान में है और अगर उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आगे बने रहना है तो उन्हें यह सीट जीतकर विधानसभा पहुंचना ही होगा। और यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी लगातार जनता से वोट अपने पक्ष में देने की अपील कर रही है। और वहीं ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में भवानीपुर को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहाँ पर कई समुदाय के लोग रह रहे हैं और मुझे मुख्यमंत्री बने रहते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर बारिश हो तब भी अपने कृपया घरों से बाहर निकलकर वोट करें। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की इजाजत नहीं देते हैं और वहीं जुमला पार्टी है। और वहीं ममता बनर्जी भवानीपुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ रही और सीएम ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम आपको भारत को तालिबान जैसा नहीं बनाने देंगे और भारत एकजुट रहेगा। गांधी जी, नेताजी और वहीं विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, जैन, देश में सब एक साथ रहेंगे और हम भारत को किसी को बांटने नहीं देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक बार फिर यूपी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर एक नया खुलासा करते हुए दावा किया है कि मिशन का काम करने वाली सभी 21 कंपनियां समीक्षा बैठक में फेल पाई गई हैं। संजय सिंह ने एक बार फिर इसे एनआरएचएम से भी बड़ा घोटाला बताया। संजय सिंह ने कहा कि पिछली बार जब जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया था तब मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने तमाम तरह की दलीलें दी थी और 5000 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया था। लेकिन जब आरोपी कंपनी रश्मि मेटेलिक ने मुकदमा किया तो सिर्फ 10 लाख का मानहानि का दायर किया गया और संजय सिंह ने कहा कि वो तय तारीख पर कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने घोटाले के आरोप को लेकर कुछ और कागज सामने रखे और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंजीनियरों की चिट्ठियों के दबाव में मिशन के अधिशासी निदेशक अखंड प्रताप सिंह ने बीती 21 अगस्त को जल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है और वहीं जिन बड़ी दरों पर काम बांटे गए हैं उसको सही ठहराने के लिए जल निगम से ही दरों को संशोधित कराकर बड़ी दरों के बराबर लाने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप लगाए थे वो धीरे धीरे मिशन खुद प्रमाणित कर रहा है। और पहले मिशन के इंजीनियरों ने अपनी चिट्ठियों में लिखा कि कैसे स्वीकृत दरों से 30 से 40% ज्यादा दरों पर टेंडर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में नार्को टेररिज्म शुरू हो गया, जहां एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थ का जखीरा बरामद हुआ, वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट जारी किया है और इनके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान है। तो वहीं इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर वापस लौटते पाकिस्तानी से भारतीय सुरक्षा बलों की भी मुठभेड़ हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पूरी तरह से काबिज भी नहीं हुई है कि भारत में नार्को टेररिज्म का असर हो गया है।
और वहीं तालिबान का शासन कायम होने के बाद पहली बार अलर्ट जारी कर 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने की खबर दी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के अगनूर पोस्ट सीमा पर मौजूद बाढ़ को काट कर भारत में घुसपैठ कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफगानी आतंकवादियों को पाकिस्तान का एक प्रशिक्षित ISI कमांडर अपनी निगरानी में 18 सितंबर को यानी पिछले हफ्ते घुसपैठ कराने लाया था। और खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के बाद अब इनका पाकिस्तानी गाइड वापस लौटने लगा तो भारतीय सुरक्षा बलों को इसका पता चल गया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया, जबकि पाकिस्तानी अपनी सीमा में भाग गया। और वहीं असम के दरांग जिले में आज एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भीषण झड़प का मामला सामने आया और झड़प में कई पुलिसकर्मियों के साथ ही कई नागरिक भी घायल हो गए और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने गोलियां भी चलाई और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों पर लाठी डंडों का इस्तेमाल भी किया है। असम के दरांग जिले में आज दोपहर हिंसा भड़क उठी जब ढालपुर में बेदखली अभियान के विरोध में पुलिस की गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। लगभग 4500 बीघा भूमि पर कब्जा करने वाले कम से कम 800 परिवारों को सोमवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान के तहत बेदखल कर दिया गया था। परिवार ने उस दिन अपना सामान स्थानांतरित करने के बजाय कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने निष्कासन अभियान का विरोध किया और पथराव शुरू किया गया और वहीं हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई नागरिक भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। महाराष्ट्र के थाने जिले के डोंबिवली इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 15 साल की एक नाबालिग लड़के के साथ 29 लोगों ने रेप किया है और इस मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और इस बार में डोंबिवली के मानपाड़ा थाने में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। 2 नाबालिगों समेत अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसमें प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि कुछ आरोपी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं और पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां उन्हें 29 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया और नाबालिग आरोपियों को रिमांड रूम में भेजा गया। दरअसल डोंबिवली पूर्व की एक 15 वर्षीय लड़की ने मनपाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 8 महीने से उसका यौन शोषण किया जा रहा है और घटना में शामिल लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने पीड़िता को विश्वास में लेकर जांच शुरू कर दी है। देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने के आरोपी मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी की 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ATS को मिल गई है और ATS के IG GK गोस्वामी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से रिमांड शुरू होगी और इस दौरान मौलाना कलीम सिद्दीकी को नई दिल्ली शाहीनबाग स्थित उनकी संस्था ग्लोबल पीस सेंटर ले जाया जाएगा और सेंटर की तलाशी ली जाएगी और वहां रखे कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए जाएंगे। IG ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को दिल्ली के साथ ही मेरठ और मुजफ्फरनगर ले जाया जाएगा और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौलाना ग्लोबल पीस सेंटर के साथ ही जमीयत ए इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट का संचालन करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में कई मदरसे भी चलाते हैं और ग्लोबल पीस सेंटर जमीयत ए इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट और मदरसों के माध्यम से मौलाना गैर मुस्लिमों को लालच देकर या डरा धमकाकर मुस्लिम धर्म में शामिल कराने का काम करते थे और ATS की टीम ने ऑफिस भी जाएगी और वहां की तलाशी लेगी। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों को चिन्हित किया गया है और इस मामले में ATS कुछ और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी को ATS ने मंगलवार रात मेरठ से गिरफ्तार किया था। और वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को कपूरथला में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भंगड़ा करते नजर आए और CM यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद मेगा जॉब फेयर में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार
बर्दाश्त नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसा मांगता है तो आप मुझे फ़ोन करें और मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहेगा। और चन्नी ने कहा कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मुझे लोगों का साथ चाहिए और मुझे इतनी सुरक्षा नहीं चाहिए। 1000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और मुझे कौन मारेगा। और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बादल थोड़ी हूँ कि दिखाना है कि मेरे पास इतना बड़ा काफिला है और 2 करोड़ की गाड़ी मुझे दे दी। 1 कमरे जितनी बड़ी गाड़ी है, मुझे क्या करनी है इस गाड़ी का। और इतनी बड़ी गाड़ी चरणजीत सिंह ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इससे पहले राज्य कांग्रेस में कलह के बीच बीते शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही चन्नी लगातार कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे और बुधवार को सीएम अमृतसर में थे और उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। और वहीं महंत नरेंद्र गिरी के शव को भू समाधि दे दी गई है। लेकिन इस बीच आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर साधु संतों को भू समाधि क्यों दी जाती, जबकि सनातन धर्म तो दाह संस्कार करने का रिवाज। अगर आप भी इस अंतर को समझना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। इसी परंपरा के तहत बुधवार को महंत नरेंद्र गिरी को भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बागबरी मठ में भू समाधि दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि उन्होंने सच में आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें उनके मठ में उस नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाए जिसे उन्होंने ही लगाया है। जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है उसी के पास उनके गुरु को भी समाधि दी गई थी। संत परंपरा में अक्सर शिष्यों को उनके गुरुओं के समाधि स्थल के पास ही समाधि दी जाती है। इससे पहले बुधवार सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया और डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी, जिसे सभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे रथ पर रखकर संगम ले जाया गया। माना जाता है कि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यही उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया और फिर उन्हें लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कराए गए। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। इसके बाद उनके शरीर को बागबरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी गई। इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा खड्डा खोदा गया और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है। हालांकि समाधि के आखिर चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से ढक दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 साल पुरानी है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई थी। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के भी उनके शिष्य और अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी मौजूदगी को महसूस कर पाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर दिया था। भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए हैं, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पिता का, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाले एक योद्धा का। रावण का वध करने के बाद वो जब
वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए वो हर तरह की मोह माया से दूर थे। आपको बता दें कि आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। ऐसी ही चर्चा अंतर्गिनी के बारे में है। माना जाता है कि इसी वजह से महंत नरेंद्र गिरी आनंद गिरी से नाराज चलते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी समझने के लिए धर्म के इस बाजार में मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के मौजूदा रक्षा बजट के लगभग बराबर है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार से भी बड़ा है। भारत में दवाओं का बाजार जो है वो 3,15,000 करोड़ रुपए का है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99.99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में नास्तिकों की संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी न किसी धर्म को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं तो वो धर्म ही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। इसमें लोगों की मदद अक्सर गुरु, धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु करते हैं, लेकिन कई बार ये धर्म गुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या विवादों से घिर जाते हैं। जबकि भारत के साधु संत भी हजारों सालों से दुनिया को ये संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही के सालों में आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी जिन संत महात्माओं के पास लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं, वो खुद सांसारिक मोह में पड़े हुए हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि जरूरत से ज्यादा संचय न करने की सोच को अब भारत की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। ये पीढ़ी इस सोच को मिनी मुस्लिम कहती है। भारत में 18 से 40 साल के बहुत सारे युवा अब जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवाओं को लगता है कि उनके पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी, जितनी व्यवस्था होगी, उतना ही ज्यादा दुख और तनाव होगा। लेकिन कई बार अध्यात्म को बहुत गहराई से समझने का दावा करने वाले लोग भी मिनिमलिज्म के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।